जाता तो नमस्कार, दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह है तैयार। देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग जारी। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच में 39 लोग पाए गए कोविड संक्रमित। इंटरनेशनल वैक्सीन की कीमतों की कर दी गई है घोषणा। निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 800 रुपए होगी। जनवरी के तीसरे सप्ताह से आम लोगों के लिए होगा उपलब्ध। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया फैसला। का बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव। बाहर से लेकर मैदान तक ठंड ने दिखाए तेवर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गलन। मौसम विभाग ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लिए जारी किया रेड अलर्ट, तो पश्चिम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मऊ जिले में एक झोपड़ी में आग लगने से 5 लोगों की हुई मौत। जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार सतर्कता बरत रही है। सरकार ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस टेस्ट के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन 3 दिनों में कुल 3994 सैंपलों की जांच की गई। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। तो देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए सभी अस्पतालों में देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई, जहां मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही साथ बुनियादी तैयारियां और उसके ढांचे का भी परीक्षण किया गया। दुनिया के कुछ हिस्सों में फैल रहे कोविड के चलते भारत पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड के किसी भी खतरे से निपटने की जुड़ी तैयारियों की जांच के लिए मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका मकसद था कोविड तैयारियों को जांचना और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल का मकसद आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी की जांच करना है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कोविड को लेकर पूरी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था दूसरे अस्पतालों में भी होनी चाहिए। अगर देश में कोरोना के मामले बढ़े तो हमारे अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में एक ही छत के नीचे मरीजों को कोविड जांच से लेकर उपचार तक की सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 44 बेड की जो फैसिलिटी तैयार की है उसके अंदर सभी चीजें हमने कोशिश की एक जगह पर रहे, चाहे वो टेस्ट करने की हो, चाहे सैंपल लेने की हो, जांच करने की हो, ऑक्सीजन हो या वेंटिलेशन हो, सभी चीजें हमने एक छत के नीचे उपलब्ध कराई हैं। कोविड की तैयारियों को लेकर पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। सफदरजंग अस्पताल में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इसके पीछे कवायद ये रही कि कितना हमारा अस्पताल
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड किस तरीके से तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के लिए आयोजित मॉक ड्रिल के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने आपात स्थिति से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी सरकार कोविड के किसी भी संभावित खतरे से निपटने को तैयार है। बिहार के सबसे बड़े और कोविड-19 एक्सीलेंस सेंटर एम्स पटना में भी मॉक ड्रिल की गई। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन की मुहिम शुरू कर दी है। एम्स पटना प्रिपेयर है whenever this COVID surge comes up. The COVID surge means when the patients बढ़ते रहेंगे in a huge number. How the एम्स पटना is now fully prepared to receive them, to treat them and give the best treatment. अस्पतालों में बिस्तर और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कोलकाता के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाटा, आईडी और बीजी अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। उधर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यन ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और आइसोलेशन वार्ड्स का भी दौरा किया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया और स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा तैयारियों का अभ्यास भी किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। जयप्रकाश और हमीदिया अस्पताल में सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें परिसर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड्स, जरूरी दवाइयों सहित सभी तरह की व्यवस्थाओं का परीक्षण और प्रबंध किया गया। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, चाहे आइसोलेशन बेड की बात हो, चाहे वहां पर जो ऑक्सीजन बेड की बात हो, उनकी उपलब्धता कैसी है और जो दवाइयां जो लगती है अगर कोविड के समय उसके इलाज में, उसको भी देखा परखा जा रहा था। इस तरीके से पूरा जो अमला है यहाँ पर अस्पताल का वो मॉक ड्रिल में लगा हुआ है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और आज हमने मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में किया और कहीं कोई कमी नहीं है। उसके प्रोक्योरमेंट की पूरी हमारी प्रक्रिया है और हमारे पास सफिशिएंट दवाइयां हैं भी और जरूरत पड़ेगी तो हम दवाई ले भी सकते। तेलंगाना में भी हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मॉक ड्रिल करके कोविड की तैयारियों का जायजा लिया गया। पणजी में भी कोविड की तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल हुई। महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल हुई। मुंबई के जेजे अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड तैयारियों की समीक्षा की गई। अगर दिन में 3000 या उससे ज्यादा भी पेशेंट आते हैं तो वो तैयार हैं इस चीज को, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और यही सुनिश्चित कर रहा है ये मॉक ड्रिल, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है, ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें, भले वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हो, आईसीयू हो, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स हो, दवाइयां हो, एम्बुलेंसेस हो, स्टाफ हो, सभी तैयारी में रहें। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड्स की उपलब्धता की जांच की गई। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनका प्रबंधन, टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा, सैंपल्स की जांच की गति जैसे पहलुओं को मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। ड्रिल के दौरान देखा गया कि जिला स्तर पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में है या नहीं। गौरतलब है कि चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कोविड का प्रसार भारत में न होने पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्र ने राज्यों को भी मुस्तैद रहने की सलाह दी है। तो वहीं गोरखपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल कर 108 बिंदुओं पर तैयारियों को परखा गया। हर स्वास्थ्य केंद्र पर निगरानी के लिए एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित चिकित्सालय में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। मॉक ड्रिल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड पर सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, फार्मासिस्ट, एलटी मौजूद रहे। वार्डों में ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर लैब की मशीनों की पड़ताल भी की गई, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि गोरखपुर के 5 चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई है। ये बेसिकली ये है कि कोविड की तैयारी के पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं। अगर कोई कमियां रह जाएंगी तो उसको हम लोग पुनः दूर करने का प्रयास।
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक की कीमत निजी अस्पतालों में 800 रुपए रखी गई है। इसमें जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत बायोटेक ने कहा कि वैक्सीन को जनवरी के चौथे सप्ताह से लिया जा सकेगा। ये कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि इनकोवैक पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है जिसे प्राथमिक 2 चरणों और अन्य वैक्सीन के साथ एहतियातन तीसरे डोज के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी मिली है। हाल ही में से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के लिए मंजूरी मिली। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार के निकाय चुनाव के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार इस निर्णय का अध्ययन कर रही है और विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्णय जो हुआ है वो ये है कि 5 दिसंबर 2022 का जो आदेश है सरकार का, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, उसको निरस्त कर दिया है उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने कहा है कि निकायों के चुनाव तुरंत कराए जाएं और जो सीटें ओबीसी के लिए अभी तक रिजर्व की गई थी उन सबको अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन इस चुनाव में दिया नहीं जाएगा। कमेटी गठित करने की बात की जा रही है। कमेटी गठित करने की बात है कि जब ये जो मौजूदा कार्यकारिणी चल रही है निकायों में, उनका कार्यकाल जब कंप्लीट होगा तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी है वो उसके मेंबर होंगे और एक तीसरा मेंबर होगा स्टेट गवर्नमेंट का, इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नॉमिनी कोई ऑफिसर होगा और ये 3 लोग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, सिर्फ डे टू डे वर्किंग करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के बाद इस मामले में एक ट्वीट कर जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार चाहेगी ओबीसी को उनके अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट जानना है या आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने हैं, सरकार जल्द ही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जल्द ही फैसला लेंगे। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करेंगे और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा भी करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड्स कम्युनिटी के लिए 27% रिजर्वेशन मेंशन है। तो सरकार निश्चित है वो चाहेगी कि बैकवर्ड्स कम्युनिटीज को उनके राइट्स मिलें और राइट्स मिलें तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना है अथवा आयोग बना के उत्तर प्रदेश में जो ट्रिपल सिस्टम है उसको फॉलो करना है। वैसे मतलब बड़ा मुद्दा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सूझवान हैं, बहुत यशस्वी हैं, बहुत विद्वान हैं। तो ऑर्डर को डिटेल ऑर्डर देखने के बाद इस पे कोई ना कोई बेहतर फैसला हमारी सरकार की तरफ से होगा। न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करेंगे और पिछले वर्गों के अधिकार की सुरक्षा भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है उसको लेकर संबंधित विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रदेश की योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। पहले भी 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था, इसे जारी रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें
कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जम्मू जिले के सिदरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें छिपे आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब हो गया। 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें, उसका पीछा किया। जब ये सिदरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में नेशनल हाईवे के प्रस्ताव में एलिवेटेड सड़क बनाए जाने के संबंध में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर में एलिवेटेड सड़क बनाए जाने हेतु संभावित समस्याओं को पहले से ही चिन्हित कर उन पर समुचित कार्य कर समाधान खोज लिया जाए ताकि सड़क निर्माण के दौरान जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्माणाधीन वाराणसी चंदौली रिंग रोड एवं गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। जहां केंद्रीय मंत्री ने चंदौली नगर के जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न स्थलों का सर्वे कर समाधान के लिए प्रशासन एवं एनएच के अभियंताओं को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए। अटल जी ने जो विचार आगे बढ़ाया था, श्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत को इतना मजबूत कर रहे हैं, जुड़ा हुआ है। अभी हाल में आपने देखा कि उत्तर दक्षिण का इतना बड़ा मिलाप काशी तमिल संगमम संपन्न हुआ। भारत बिल्कुल अटूट है और श्री राहुल जी अपनी पार्टी जोड़े, ये मेरी सलाह है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में बने सीसी रोड का शिलान्यास किया। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित अटल भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही जहानाबाद में सीसी रोड का शिलान्यास किया गया। कोविड को लेकर जनपद में पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। और देख लेना चाहिए कि हमारा सारा ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भगवान ना करे हमारे यहाँ है। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया है कि कोविड किसी को छोड़ता नहीं है, फिर भी हमारे देश में वैक्सीन लोग लगाए हुए हैं, डोज भी लग चुकी है लगभग पूरी की पूरी और बूस्टर भी लग रहा है लगभग लोगों के अंदर। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर से आने वाले लोग हैं, यदि आपके किसी गांव में भी कोई बाहर से आ रहा है, देश के इतर किसी देश से आ रहा है, तो जरूर सूचना करें, उसकी जांच करवाएं, क्योंकि वो घर अकेले प्रभावित नहीं होगा, फिर अन्य लोगों को संक्रमित करेगा। इसलिए कोविड से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है। मोदी जी ने बोला हमें डिजिटल इंडिया करना है। डिजिटल इंडिया करना है तो हमें सारे प्रारूपों को एक वर्क करना होगा, जिससे डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा जो फायदा था कि हमारी
सरकार के, इससे करप्शन कम हो रहा था। डिजिटल इंडिया अगर आप एक साफ सुथरा लेन देन रखेंगे, जिससे आपके इनकम, लॉस, प्रॉफिट हर चीज के बारे में सरकार के पास ब्यौरा होगा, सरकार इस तरह की नीतियां लाएगी और उनमें सुधार आएगा और देश की तरक्की होगी। पद्मश्री प्राप्त बुलंदशहर के प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी जैविक खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान भारत भूषण त्यागी ने कहा कि बुलंदशहर जनपद के सियाना तहसील के गांव हिंगवाड़ा में कई एकड़ में फार्म हाउस बनाकर जैविक खेती करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि के व्यवसाय के रूप में जैविक खेती को अपनाना चाहिए, जिससे किसानों की आय वृद्धि हो सके और देश कृषि क्षेत्र में तरक्की कर सके। किसानों और व्यापारियों को प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्थाओं को समझना होगा, उससे छेड़छाड़ करने से प्राकृतिक संतुलन, मानव स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ेगा। उन्होंने कहा कि आय की दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, किसानों के समृद्धता की दृष्टि से जैविक खेती श्रेष्ठ है। इस समय इस देश में बहुत बड़ी हलचल इस बात को लेकर है कि प्राकृतिक व्यवस्था की जो चिंता है, स्वास्थ्य की जो चिंता है, किसानों की आमदनी की जो चिंता है, पर्यावरण और पानी की जो चिंता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जैविक खेती को अपनाएं और उसको प्रकृति की व्यवस्था को समझकर करें। उसमें किसी प्रकार का शंका संदेह नहीं है। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो सभी को एक समान रूप से उपलब्ध है, सभी उसको अध्ययन पूर्वक आसानी से समझ सकते हैं और उसको अपने कार्य योजना के रूप में अपना सकते हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ साथ अन्य निर्माणों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां प्रदेश सरकार अपने स्वच्छ छवि के अनुसार निर्माण में भी आम जनमानस के सामने एक अच्छी छवि प्रस्तुत करना चाहती है, ऐसे में अधिकारियों को किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। विभागीय बैठक के पश्चात उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। बैठक के पश्चात संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव के बारे में जो अदालत का फैसला आया है, उसके गहन अध्ययन के पश्चात ही उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। फैसला आया है, सरकार उसको पूरी तरह अभी आया है, उस पर पूरा गहन विचार होगा और उस पर निर्णय लेगा। बाराबंकी में प्रगतिशील किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 1 एकड़ में 7 से 8 लाख की लागत लगाकर लगभग दुगना फायदा देने वाली इस फसल से जिले के किसानों की आर्थिक हालत तो सुधर ही रही है, साथ ही अब इसका बाजार भी काफी बड़ा हो गया है, जिससे स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। सत्येंद्र वर्मा स्ट्रॉबेरी के साथ साथ शिमला मिर्च की भी खेती कर रहे हैं और वो इससे भी बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। इस खेती के गुण सीख कर बाराबंकी के प्रगतिशील किसान सत्येंद्र वर्मा ने भी स्ट्रॉबेरी लगानी अब शुरू कर दी है। आज वे इस फसल से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिले में अब दूसरे किसान भी सत्येंद्र वर्मा के खेतों पर आकर इस फसल के तौर तरीके सीखते हैं और खुद भी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, जिससे इन किसानों की भी माली हालत काफी सुधरी है। सितंबर महीने में इसकी रोपाई होती है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में किसी समय आप लगा सकते हैं और लगाने का सबसे बढ़िया समय वही है 15 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर। 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख रुपए के आसपास टोटल एकड़ पे आ जाता है, छूट जाता है, तो 3-4 लाख रुपए हम लोगों को एकड़ में बच जाता है। मऊ जिले के कोपागंज थाना अंतर्गत शाहपुर में बीती रात चूल्हे की चिंगारी से एक मड़ई में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई है और तत्काल उन सभी जो शव है उनको आगे कार्रवाई के लिए इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो हमारे प्रतिव्यक्ति जो धन सहायता है वो तत्काल इसमें मुहैया कराई जाएगी। इसमें प्रति पर्सन 4 लाख रुपए की जो दैवीय सहायता धनराशि उसको देने के निर्देश तहसील को दे दिए गए हैं और इसमें समस्त आगे कार्रवाई मदद की जाएगी।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान देकर प्रकृति के संरक्षण के लिए हर्बल पार्क बनाया गया है। इस पार्क में 45 प्रकार की जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल भी बंदी द्वारा शुरू किया गया है। ये जड़ी बूटियां उनके भोजन में उपलब्ध कराई जा रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मेरठ जिला कारागार में बंदियों को स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर्बल पार्क की स्थापना की गई थी। जेल में योगाचार्य और आयुर्वेद के डॉक्टर द्वारा बंदियों को हर्बल पार्क की जड़ी बूटियों से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि किस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कब किया जाता है। बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर्बल पार्क स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। लगभग 40 से 45 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं, जो बंदियों को समय समय पर जो भी बीमारियां होती हैं वो स्वतः संज्ञान लेते हुए भी, और कुछ आचार्य जो कारागार में आते हैं बंदियों को योग इत्यादि का प्रशिक्षण देते हैं, वो उसके माध्यम से बंदियों को जानकारी होती रहती है हर्बल पार्क और आयुर्वेद के बारे में। तो बंदियों को इस तरह के पौधे उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लगाए गए हैं और काफ़ी समय हो गया है, लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, तो बंदी उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल में भी बंदियों को काफ़ी इनसे लाभ हुआ है। अब जैसे इसमें एलोवेरा है, आंवला है, कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, इस तरीके के 40 से 45 पौधे लगे हुए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। गिरते तापमान की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के चूरू में रविवार रात पारा 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ लोगों को कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन में हालात तो कुछ सुधर सकते हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत से ही एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो कोहरे का सबसे गहरा असर उत्तर भारत में देखा जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यातायात पर दिख रहा है। सड़क, हवाई और रेल यातायात भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति यही रहने वाली है। और जहां कम विजिबिलिटी होने के कारण कई फ्लाइट जो है वो देर से उड़ान भर कर कैंसिल हो रही है या फिर देर से चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह है तैयार। देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग जारी। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच में 39 लोग पाए गए कोविड संक्रमित। इंटरनेशनल वैक्सीन की कीमतों की कर दी गई है घोषणा। निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 800 रुपए होगी। जनवरी के तीसरे सप्ताह से आम लोगों के लिए होगा उपलब्ध। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुना फैसला। का बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव। बाहर से लेकर मैदान तक ठंड ने दिखाई तेवर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गलन। मौसम विभाग ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लिए जारी किया रेड अलर्ट, तो पश्चिम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जिले में एक झोपड़ी में आग लगने से 5 लोगों की हुई मौत। जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का दिया निर्देश। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।